मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड है। इससे पहले भी अब तक पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड कई वीडियोस आ चुकी हैं चैनल पर। अब तक पर्सनालिटी और मेंटल टेस्ट, उनके अलावा सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, गाइडेंस काउंसलिंग, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, इन सभी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि MPPCS, UPPCS या UPSC में भी पूछे जा चुके हैं, ये सभी क्वेश्चंस के वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। इन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे उन प्लेलिस्ट तक पहुँचें और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, जोनाह मनोग्रंथि, जोनाह कॉम्प्लेक्स क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जब पर्सन के अंदर अपनी अंतःशक्तियों एवं अपनी अंतः क्षमताओं को लेकर एक डर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई पर्सन है, उसके अंदर ये डर रहता है कि कहीं मेरे अंदर की जो पावर है वो उत्पन्न ना हो जाए या मेरी जो इनर एबिलिटीज़ हैं वो बाहर ना निकल आए, क्योंकि उनको लगता है कि जब ऐसी क्वालिटीज़ मेरे अंदर से उत्पन्न हो जाएगी तो उन क्वालिटीज़ की वजह से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी उनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से उन्हें एक अपनी क्षमताओं के विकसित होने से डर लगता है, जिसे जोनाह कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, अपनी अंतःशक्तियों एवं अंतः क्षमताओं के उन्नत हो जाने पर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका जिससे निपटना संभव नहीं लगता है या जिससे निपटना संभव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विषय आत्मबोधन परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TAT कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया गया था। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी मरे ने। और कहाँ पर किया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है TAT तथा RT, मतलब RT यानी रोसाक टेस्ट, दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका मुख्य अंतर है वो ये कि जो TAT के कार्ड्स रहते हैं वो स्ट्रक्चर्ड रहते हैं और जो रोसाक के कार्ड रहते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट रहता है, उनको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, जबकि TAT के कार्ड्स को पर्सन आसानी से समझ सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, TAT में दिए गए उद्दीपक RT में दिए गए उद्दीपक की अपेक्षा अधिक संरचित या स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, TAT का किसी भी एक व्यक्ति पर उसके उम्र तथा यौन के आधार पर अधिकतम, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि TAT में किसी एक पर्सन को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैक्सिमम कितने कार्ड्स दिखाए जाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि टोटल 31 कार्ड्स होते हैं TAT में, जिसमें से 30 कार्ड्स पर कुछ ना कोई चित्र बना होता है और एक कार्ड ब्लैंक होता है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या कोई भी एज ग्रुप का हो, टोटल उसे 19 कार्ड्स किसी न किसी फिगर वाले दिखाए जाते हैं जो चित्र बने होते हैं, जबकि जो एक कार्ड होता है वो जो ब्लैंक होता है वो दिखाया जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 19 + 1 20, यानी TAT में आपको एक व्यक्ति उसके उम्र और यौन के आधार पर अधिकतम 20 कार्ड्स का क्रियान्वयन किया जाता है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, TAT का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो अभी हमने पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है कि इसका निर्माण हेनरी मरे के द्वारा किया गया था। TAT के विभिन्न कार्डों के आधार पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TAT के विभिन्न कार्डों के आधार पर जो कहानियाँ लिखी जाती हैं उनका विश्लेषण कई श्रेणियों में बांट कर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन श्रेणियों में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो इन श्रेणियों में नहीं आता है। तो आप
ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, टीईटी के समान ही एक परीक्षण बालकों के व्यक्तित्व के मापन के लिए निर्माण किया गया जिसका नाम CAT रखा गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था बेलॉक के द्वारा। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, रेटिंग मापनी एक तरह का है। तो रेटिंग मापनी आपका एक तरह का ऑब्जर्वेशनल मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, प्रेक्षण विधि। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129, जिस साक्षात्कार में भेंटकर्ता क्रमबद्ध प्रश्नों यानी सिस्टमैटिक क्वेश्चंस को पूछता है तथा साथ ही साथ एक खास क्रम में उन प्रश्नों को पूछता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे साक्षात्कार को नियोजन साक्षात्कार या एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कहते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इससे पहले के 2 क्वेश्चन इंडियन साइकोलॉजी से थे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 को अटेम्प्ट कर रहे हैं। कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में कैटल का जो 16 PF क्वेश्चनर था उसमें जो बोल्ड एंड साई कारक का अक्षर संकेत क्या है? तो इसका अक्षर संकेत होता है H। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 133, मैस्लो के अनुसार स्नेह की भूख लव हंगर एक तरह की है। तो मैस्लो के अनुसार जो लव हंगर होता है वो एक तरह की लव नीड होता है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134, मैस्लो ने डी अभिप्रेरक की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला। निम्नांकित में से किसे उनकी इस सूची में नहीं रखा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है डी अभिप्रेरक की उपस्थिति में व्यक्ति में रुग्णता या इलनेस में वृद्धि होती है। ये डी अभिप्रेरक की विशेषता नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 135, वर्धन अभिप्रेरक ग्रोथ मोटिव का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रोथ मोटिव का दूसरा नाम है बी अभिप्रेरक या बी मोटिव। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 136, जब व्यक्ति किसी कारण से संपूर्ण वर्धन फुलेस्ट ग्रोथ को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसमें एक रुग्णता विकसित हो जाती है जिसे मैस्लो ने मेटा रोग या मेटापैथोलॉजी कहा है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार मानव प्रकृति कैसी है या कैसी होती है? तो जो मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत था उसके अनुसार मानव प्रकृति या ह्यूमन नेचर प्रोएक्टिव होता है, अग्रलक्षी। आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अग्रलक्षी या प्रोएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नांकित में से किसके द्वारा आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता का मापन होता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है पर्सन ओरिएंटेशन इन्वेंट्री, इसके द्वारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मापन होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 139, मैस्लो ने अपने सिद्धांत में आत्मसिद्ध व्यक्तियों की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता यहाँ पर इसमें नहीं सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों में स्वाभिमान अधिक होता है, ये आपका गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं जो आत्मसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं उनके अंदर स्वाभिमान जैसा कुछ भी नहीं होता है। वो एकदम शांत और इन सब से ऊपर उठ चुके होते हैं। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140, रोजर्स द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो यह आपका आधारित है फिनोमिनोलॉजी के नियम पर, संवृत्ति शास्त्र पर आधारित है
तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, वस्तुवादी प्रवृत्ति, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी किसे कहते हैं? तो वस्तुवादी प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को अपने आत्मन यानी अपने सेल्फ को उन्नत बनाने तथा प्रोत्साहन देने का काम करती है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, रोजर्स के अनुसार सुरक्षा की आवश्यकता को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो रोजर्स के अनुसार सुरक्षा की आवश्यकता को हम मेंटेनेंस नीड अनुरक्षण आवश्यकता के अंतर्गत रखते हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143, रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण आत्म प्रेरक कौन सा है? तो रोजर्स का जो व्यक्तित्व सिद्धांत था उसमें सबसे महत्वपूर्ण आत्म प्रेरक वस्तुवादी प्रवृत्ति है, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रोजर्स से ही है। क्वेश्चन नंबर 144, रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत में परा अहम या सुपर ईगो का तुल्य संप्रत्यय क्या है? तो इसका जो तुल्य संप्रत्यय है वह है आपका आइडियल सेल्फ, आदर्श आत्मन। आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145, वस्तुवादी प्रवृत्ति एक ऐसी कसौटी के रूप में कार्य करता है जिस पर रखकर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की अनुभूतियों की परख या मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को जैविक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजेमिक वैल्यूइंग प्रोसेस कहा जाता है। आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146, व्यक्ति की अनुभूतियों की संपूर्णता को रोजर्स ने क्या कहा? तो व्यक्ति की अनुभूतियों की संपूर्णता को रोजर्स ने प्रतिभाषिक या प्रतीयमान क्षेत्र, फिनोमिनल फील्ड कहा है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 147, रोजर्स के अनुसार जब व्यक्ति की आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट तथा उसके वास्तविक अनुभूति, एक्चुअल एक्सपीरियंस के बीच एक असंगतता होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हम थ्रेट या धमकी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148, रोजर्स के अनुसार निम्नांकित रक्षात्मक प्रक्रमों में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? यहाँ पर जो आपका डिनायल है, इनकार, या रोजर्स ने सबसे महत्वपूर्ण बताया है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 149, माँ द्वारा अपने बच्चों के प्रति स्नेह को रोजर्स के अनुसार कहा जाता है। तो इसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहा जाता है, शर्तहीन धनात्मक सम्मान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150, कैटल ने 16PF प्रश्नावली के विभिन्न कारकों का नामांकन अंग्रेजी के ए अक्षर से प्रारंभ करके नीचे वर्णमाला के रूप में नामांकन किया है। मतलब जो कैटल ने 16PF में जो नाम दिए ट्रेड्स को, वो ABCD ऐसे करके दिए। तो यहाँ पर उसका आधार क्या था? नामकरण का यह आधार क्या बताता है? तो ये बताता है कि जो कारक हैं, कारक के घटते हुए महत्व को बताता है कि जिनका महत्व सबसे अधिक है उनको सबसे ऊपर रखा गया है, फिर नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे करके नीचे की तरफ घटते हुए क्रम में महत्व को बताता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 151, हाफ स्टीड के अनुसार वैसी संस्कृति जिसमें बहुत सारे सख्त नियम एवं कानून होते हैं तथा सुरक्षा के बहुत सारे साधन एवं उपाय होते हैं, इसके साथ साथ जिनमें मात्र एक दार्शनिक या धार्मिक विश्वास होते हैं, वह निम्नांकित में से
किसमें उच्च होते हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, अनिश्चितता परिहार, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में ये लोग उच्च होंगे। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपीय परीक्षण प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? तो आपका जो वुडवर्थ पर्सनल डाटा सीट है या प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 153, इस जॉन डी टेस्ट को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो जो इस जॉन डी टेस्ट है वो लियोपोल्ड जॉन डी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है और यह एक प्रकार का नॉन वर्बल प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो इसे हम यहाँ पर चॉइस और ऑर्डरिंग टेक्निक के अंतर्गत रखेंगे। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 154, आरटी तथा टीएटी में उपयुक्त अंतर निम्नलिखित में से कौन है? तो आरटी द्वारा व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु कंटेंट का मापन होता है, जबकि टीएटी द्वारा व्यक्तित्व की संरचना का मापन होता है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 155, व्यक्तित्व के जिस उपागम में व्यक्ति विशेष के व्यवहारों को समझने तथा विभिन्न परिस्थितियों में उनके होने वाले व्यवहारों का पूर्व कथन करने पर बल डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आइडियोग्राफिक अप्रोच या भावमूलक उपागम कहते हैं। इसमें एक पर्सन की विशिष्टता का जांच किया जाता है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 156, व्यक्तित्व के जिस उपागम में कुछ ऐसे सिद्धांत एवं नियमों की खोज पर बल डाला जाता है जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों या सभी लोगों के व्यवहारों का सामान्य ढंग से अध्ययन किया जाता है। तो वहाँ पर विशिष्टता की बात की जा रही थी, यहाँ पर सामान्य की बात की जा रही है। तो सामान्य के लिए हम नॉमोथेंटिक यानी नियमान्वेषी उपागम का यूज़ करते हैं, नॉमोथेंटिक अप्रोच का। तो आपका एक बार फिर से ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 157, गॉर्डन आलपोर्ट द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व विचारों से निम्नलिखित में से किस उपागम को सबसे अधिक समर्थन मिलता है? तो इसके द्वारा जो आपका भावमूलक उपागम है उसे सबसे अधिक समर्थन मिलता है। तो आपका एक बार फिर से यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 158, कड़ी मेहनत करने की प्रवृत्ति, तीव्र प्रतियोगिता की भावना, उपलब्धि की प्राप्ति के लिए अधिक सतर्कता आदि दिखलाना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का लक्षण है? तो ये सभी चीज़ें आपका टाइप ए पर्सनालिटी के लक्षण हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 159, गॉर्डन आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई कौन सी होती है? तो इन्होंने जो ट्रेट थे, सीलगुण थे, उन्हें व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई के रूप में बताया। यहाँ पर ऑप्शन बी सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 160, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का एक अहम सीलगुण शांत प्रियता था। उनके इस सीलगुण को हम किस श्रेणी का सीलगुण कहते हैं? तो ऐसे सीलगुण को आलपोर्ट ने कार्डिनल ट्रेट बताया है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 161, प्रोपियम के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो यह भी आलपोर्ट के द्वारा ही किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी एक बार फिर से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 162, व्यक्तित्व के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सीलगुणों, मूल्यों, अभिप्रेरणों को संगठित करते हैं। ऐसे नियम को आलपोर्ट ने क्या कहा? तो ऐसे नियम को आलपोर्ट ने प्रोपियम कहा है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 163, कार्यात्मक स्वायत्तता
फंक्शनल ऑटोनॉमी के संप्रत्यय का प्रतिपादन या भी आलपोर्ट के द्वारा ही किया गया था। आपका यहाँ पर भी ऑप्शन जो आलपोर्ट है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 164, किसी वृक्ष का विकास एवं वर्धन उसके उत्तम बीज के कारण होता है, परंतु जब वृक्ष पूर्णतः परिपक्व हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो वह अपने विकास एवं वर्धन के लिए बीज पर आधारित नहीं होता है। इससे निम्नलिखित में से किस नियम पर प्रकाश पड़ता है? तो इसके द्वारा जो आपका कार्यात्मक स्वायत्तता है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी है, इस पर प्रकाश पड़ता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 165, व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन था मरे का, हेनरी मरे का। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 166, सामान्यतः यह देखा गया है कि विकलांगों का व्यक्तित्व विकास कुछ न कुछ दृष्टिकोण से अधूरा ही रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि शारीरिक संरचना का महत्व व्यक्तित्व विकास में अधिक होता है। यह शारीरिक संरचना व्यक्तित्व विकास का एक जैविक निर्धारक यानी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 167, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का सीधा प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर पड़ते देखा गया है। यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किस श्रेणी का निर्धारण करती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये आती हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। तो यहाँ पर भी जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, जैविक निर्धारक हैं, वो सही होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 168, हाइपरथायरॉयडिज्म का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर इसका संबंध थायराइड ग्लैंड से होता है, कंठ ग्रंथि से। तो आप ऑप्शन बी को सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 169, स्कूल को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? तो यह सामाजिक निर्धारक है। स्कूल एक प्रकार का सामाजिक निर्धारक है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम फ्रॉइड से रिलेटेड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल टोपोग्राफिकल मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था फ्रॉइड के द्वारा। अगर फ्रॉइड से रिलेटेड आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जनरल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 171, सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? सुलभ स्मृति का जो दूसरा नाम है वो है सबकॉन्शियस या अर्धचेतन। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 172, वास्तविक सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल का संबंध किससे होता है? तो जो आपका ईगो है उसका संबंध रियलिटी प्रिंसिपल से होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 173, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई क्या है? तो फ्रॉइड ने मूल प्रवृत्तियों को, इंस्टिंक्ट को व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई बताया है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 174, फ्रॉइड के अनुसार एक सामान्य व्यक्तित्व में क्या होता है? तो फ्रॉइड के अनुसार एक सामान्य व्यक्तित्व में जीवन मूल प्रवृत्ति यानी लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसे हम इरोस कहते हैं, और डेथ इंस्टिंक्ट, जिसे हम थैनेटोस कहते हैं, ये दोनों ही पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 175, फ्रॉइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे होता है? तो फ्रॉइड ने आक्रामक व्यवहार के लिए मृत्यु मूल प्रवृत्ति को रिस्पॉन्सिबल बताया है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से असत्य कथन बतलाएं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, मनोविज्ञान सम्मोहन की एक विधि है, यह आपका गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 177, मैच करना है यहाँ पर। तो उपाह यानी ईंट का संबंध किससे होता है? तो
ईट का संबंध होता है आनंद नियम से, यानी जो आपका ए है उसका 2 होना चाहिए, बट 2 ऑप्शन में नहीं है। तो आगे देखते हैं। ईगो का संबंध ईगो का होता है वास्तविकता नियम से, तो यानी बी का 3 होना चाहिए, लेकिन बी का 3 भी ऑप्शन में नहीं है। तो नेक्स्ट, पराहम या सुपर ईगो का संबंध आदर्शवादी नियम से होता है, तो सुपर ईगो यहाँ पर सी का होगा 1, और सी का 1 आपका ऑप्शंस में है। जो आपका सी ऑप्शन है उसमें सी का 1 बताया गया है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, परीक्षा से डरना एक उदाहरण है। तो परीक्षा से जो डर होता है वह एक प्रकार का वास्तविक चिंता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 179, अन्ना फ्राइड के योगदानों को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो जो अन्ना फ्राइड का योगदान था उन्हें हम नियो फ्राइडियन की श्रेणी में रखते हैं। तो आप यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, नौ मनोविश्लेषणात्मक, या कहीं कहीं पर इसे नियो फ्राइडियन भी कहा जाता है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 180, समाज विरोधी कार्यों के करने पर उत्पन्न चिंता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? तो यह आपका नैतिक चिंता के अंतर्गत आता है, मोरल एंजाइटी में, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 181, मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के किस अवस्था में लैंगिक इच्छाएं सबसे अधिक सुषुप्त या डॉर्मेंट होती हैं? इसका वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बाय डॉक्टर अभिषेक सिंह, या आप चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो यह आपका संबंधित होता है अव्यक्ता अवस्था से, जिसे आप लेटेंसी स्टेज के नाम से भी जानते हैं, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 182, मात्र मनोग्रंथि ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत जो लड़का होता है, लड़के में माता के प्रति एक संवेगात्मक आसक्ति तथा पिता के प्रति एक विरक्ति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लड़का होता है वो अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करने लगता है और पिता से थोड़ा सा दूर भागने लगता है, इसे ही ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 183, भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध भाषण देना कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? तो यह एक प्रकार का रिएक्शन फॉर्मेशन है कि जो काम वो कर रहा है, जो गलत काम वो कर रहा है, उसी के खिलाफ वो भाषण दे रहा है। मतलब लोगों में अपनी छवि अच्छी बना रहा है, बट अंदर से वो वही गलत काम करता है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 184, फ्राइड के अनुसार समलिंग कामुकता क्या है? तो फ्राइड के अनुसार जो समलिंग कामुकता है वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पुटअप किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।